नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भाग 24। बीमारी की हालात में गंगा प्रसाद जी अपने भाई हरि प्रसाद जी को कहने लगे, अब से सुलोचना और हमारे घर तथा मंडली के पूरे दायित्व तुझे सौंप कर मैं खुशी खुशी जा रहा हूँ। उन सबका पूरा ख्याल रखना, उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना होने देना। सुलोचना को कभी किसी तरह की दुख ना देना। गंगा प्रसाद जी के चले जाने के पश्चात सारे जिम्मेदारी छोटे भाई हरि प्रसाद जी के कंधे पर आ गया। तब से लेकर अब तक सभी बच्चे लोगों को यह अपने ही बच्चे मानते हैं। हरि प्रसाद जी मन ही मन सोचने लगे, भाई साहब के स्वर्गवास के पश्चात अब तक मैंने बहुत से तकलीफ उठाई है, इन बच्चों ने भी खूब मेरा साथ दिया, तब से लेकर अब तक मैं ही उनका माता पिता हूँ। ऐसे में मैं उनके खुशियों पर ग्रहण कैसे लगने दूंगा। परंतु इस तरह से अगर मंडली टूटती चली जाएगी तो फिर मंडली को मैं कैसे बचा पाऊंगा। मास्टर जी सोचने लगे, मैं भाई साहब को वचन दिया था कि इस मंडली को कभी टूटने नहीं दूंगा, परंतु अब तो वह दिन ज्यादा दूर नहीं कि मैं इसे टूटने से शायद ना रोक पाऊंगा। अब सुलोचना चली जाएगी, कल को विदिशा, उसके बाद कोई और चली जाएगी। लड़कियों के बगैर मंडली कैसे चलेगी। यही लोग तो मंडली के रौनक है। इतनी जल्दी मैं कहाँ से नई नई लड़कियां लाऊंगी। सुलोचना को तो किसी ने भाई साहब को दान में दिए थे, ऐसा हमेशा थोड़े ही होती है। और फिर इतने लोगों के रोजी रोटी का सवाल जो है। अगर मंडली ठीक से नहीं चलेगी तो क्या यह लोग हमारे साथ थोड़े ही जुड़े रहेंगे। समय के साथ साथ मास्टर जी भावनाओं की गहराई में समाते चले गए। सुलोचना बहुत देर तक ताकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। एक तरफ वह अपने और मोहन के प्यार को लेकर सोचती रही, तो बीच बीच में मास्टर जी के साथ हुई सारी बातों को लेकर सोचने लगी। उसे भी मन ही मन एहसास होने लगी और मन ही मन कहने लगी, मुझे बाबूजी से शायद इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अचानक इस तरह की बातें करके उनके दिल को दुख दी है। मुझे इस तरह से नहीं कहना चाहिए थी, शायद मेरी बातों से उन्हें बहुत दुख पहुंचा होगा, मगर मैं भी क्या करती। मेरी मन की हालत ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं भी अपने आप को रोक ना सकी, उन्हें सारी बातें कह डाली। अब समझ में आ रही है कि मुझे इस तरह कहना नहीं चाहिए थी। सचमुच बाबूजी ने मुझे बहुत प्यार दिया। उनके पत्नी तथा उनके बच्चे लोग तथा मास्टर जी के बड़े भाई साहब और उनके पत्नी तथा बच्चे लोग कभी भी मुझे पराया होने की एहसास जगने नहीं दी। यद्यपि शुरू शुरू में मुझे लेकर उनके घर में बहुत से विरोध हुई थी, परंतु जब उन्हें मेरी असली परिचय मिल गई तो सबका प्यार मेरे पर उभर पड़ी। सभी लोग मुझे अपने घर की बड़ी बेटी कहने लगे, यह क्या कम है। तब से सभी को पता है कि मैं गंगा प्रसाद जी की बेटी हूँ और कालक्रम में मैं मास्टर जी के बेटी बन गई, यह क्या कम है। मगर क्या करें। कहते हैं नासबी के नसीब में सारे सुख नहीं होती है। कहते हैं कि भगवान भी किसी न किसी बातों पर दुखी रहे होंगे, और मैं तो मनुष्य हूँ, मुझे भला किसी से गिला शिकवा करने का क्या अधिकार है। मेरी भाग्य में जो है वह तो होकर ही रहेगी। मन में केवल एक बात का विशेष तकलीफ है कि जीते जी मेरी माँ को ना तो उनके पति का प्यार मिला, ना ही उन्हें एक औरत के रूप में इज्जत मिली। यह दुनिया भी कितने कठोर है, दुनिया के लोग भी कितने कठोर हैं। अपनी पत्नी अपने बच्चों को अपनाने में संकोच करते हैं, और एक दुनिया यह भी है जहाँ के लोग पराया को अपनाने में पूरा तन मन निछावर कर देते हैं। बाहरे भगवान, तेरा ही रचाई हुई यह दुनिया है, और इस दुनिया में इतने सारे विचित्रता और विविधता भरी हुई है। शायद तुझे भी इन विचित्रता में आनंद आती होगी, तुझे भी आनंद आती होगी किसी को दुख देकर और किसी को तकलीफ देकर। बहुत देर तक सुलोचना यूं ही बिस्तर पर पड़ी रहती है। तभी वहां पर विदिशा पहुंच गई। सुलोचना को इस कदर पड़ी हुई देखकर शंका जाहिर करते हुए कहने लगी, दीदी क्या हुआ, बाबूजी से क्या बात हुई है। बाबूजी ने बुलाया था। क्या बात हुई है। बाबूजी ने डांटा होगा, है ना।
सुलोचना कुछ कहे बगैर चुपचाप रह गई। विदिशा को अपने से ही शंका हो गई कि जरूर कोई गंभीर बात हुई होगी। तभी सांत्वना भरी लहजे में कहती है, दीदी तुम चिंता मत करो, समय के साथ साथ कुछ तो हल निकलेगी। समय का प्रतीक्षा करो, कोई भी चीज किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलते। जीवन में बहुत से बाधाएं आती है, यह तो आपको भी मालूम है। ऐसे में धीरज रखिए और समय की प्रतीक्षा कीजिए। समय बहुत बलवान होती है, समय के आगे किसी के भी बस नहीं चलता। आथा समय की प्रतीक्षा कीजिए, जरूर कोई सुराहा हो जाएंगे। सुलोचना विदिशा की बातें सुनती रही, परंतु किसी भी तरह की जवाब दिए बगैर केवल चुपचाप रह गई और मन ही मन कहने लगी, हाँ विदिशा, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे समय की प्रतीक्षा करनी होगी। समय के साथ साथ कुमार खाना लेकर पहुंच गया और कहने लगा, दीदी मैं एक साथ मेरा भी लेकर आ गया हूँ, आज यहाँ पर आपके साथ बैठकर खाएंगे। कुमार मन ही मन सोचने लगा, दीदी के मन की हालत आज अच्छी नहीं है, ऐसे में शायद यह छोटी सी सहयोग उसके मन को खुशी से भर देगी तो फिर से उसकी चेहरा खिल उठेगी। सुलोचना करुणा भरी नजरों से ताकते हुए कहने लगी, मुझे खाने की इच्छा नहीं है, तुम लोग खा लो। जवाब में विदिशा कहने लगी, नहीं दीदी, हम भी नहीं खाएंगे, आप नहीं खाएंगे तो भला हम लोग कैसे खा सकते हैं। सुलोचना विवश होकर उनका साथ दिया, परंतु थोड़े में ही संतोष कर ली। समय काटती चली गई। धीरे धीरे रोज की तरह शाम ढल गई और रोज की तरह महफिल सज गई। रोज की तरह मोहन भी अपना व्याकुलता भरी मन में दर्शकों के बीच में आकर बैठ गया और मंचित नाटक देखता रहा। समय के साथ साथ नाटक शुरू होकर खत्म भी हो गई और समय व्यतीत होने के पश्चात फिर से वही रात की वीरान की आगोश में मोहन कुमार के कक्षा में जाकर खाना खाकर सो गया। कुमार के व्यवहार में थोड़ा बदलाव की एहसास होने लगा। ऐसे में मोहन के मन में तरह तरह की भावनाएं जागृत होने लगी और रात भर करवटें बदलते हुए बिताने के बाद फिर से सुबह हो गई। मोहन रोज की तरह अपने काम से निकल गया, मगर सुलोचना को लेकर मन में बहुत से दुविधा भरी हुई है। इधर सुलोचना भी अपनी भग्न मनोदशा को लेकर रात भर चिंता के आगोश में डुबकियां लगाने लगी। उसकी आंखों में नींद नहीं आती, अपनी प्यार को लेकर तरह तरह की भावनाओं में रात बिताती। ऐसे में जब सुबह हुई तो अपने बिस्तर छोड़ते हुए तैयार होने लगी। तभी विदिशा कहने लगी, दीदी चलिए ना, आज थोड़ी समय के लिए हम लोग मेले में घूम कर आते हैं। और तो 1-2 दिन ही रह गई है। अनिच्छा जाहिर करते हुए सुलोचना कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ, मेरा मन नहीं कर रही है, फालतू में क्या जाना है, तुम लोग जाओ। तब तक कुमार वहां पहुंचकर कहने लगा, मैं भी जाऊंगा, मैं तो घूमते घूमते नदी किनारे तक घूम कर आऊंगा। चलो दीदी, घूम फिर कर आने से अलसता कट जाएगी, मन में जमी हुई शंकाओं के बीच थोड़ी सुकून मिल जाएगी तो अच्छी लगेगी। सुर में सुर मिलते हुए विदिशा कहने लगी, हाँ दीदी, कुमार भैया ठीक कह रहे हैं, थोड़ी घूम कर आओगे तो मन में सुकून मिल जाएगी। कुमार और विदिशा के जोर देने पर सुलोचना इनकार ना कर सकी, अपने भाई बहनों के साथ निकल गई। जब कमलाबाई की नजरें उन पर पड़ी तो धीरे से मीरा मौसी के पास जाकर कहती है, आज फिर सुलोचना नदी के किनारे गई है, साथ में विदिशा और कुमार भी गया है, कहीं सुलोचना के मन में भाग जाने की इरादा तो नहीं है। हल्की सी मुस्कान के साथ व्यंग्यात्मक लहजे में मौसी कहने लगी, अरे नहीं, वह भाग कर जाएगी भी कहाँ, ज्यादा से ज्यादा वही कुशालपुर तक ही तो जाएगी ना, जाने दो ना, फिर वहां से पकड़ कर लाएंगे। वहां जाने पर भी कौन सी उसकी शादी हो जाएगी, कौन सी घर संसार बसा लेगी। वह आ जाएगी, उसे उनके घर वाले थोड़े ही मान लेंगे। कोई भी लोग नाचने गाने वाली को अपने घर की बहू के रूप में मान लेते हैं क्या। चल मास्टर जी के पास चलते हैं, कल मास्टर जी उनसे बात किए थे, पता नहीं क्या बात हुई है, वहां जाने पर ही पता चलेगी। जहां तक मुझे मालूम है मास्टर जी इन दोनों के रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे। चल चल कहते हुए मीरा मौसी कमलाबाई को साथ लेकर मास्टर जी के कमरे में पहुंची। ऐसे में दोनों को देखकर मास्टर जी को भी समझने में देर नहीं लगे
और सोचने लगे शायद फिर से कोई नई शिकायत लेकर आ गई होगी। शिष्टाचार पर्व समाप्त होने पर मीरा मौसी कहने लगी, मास्टर जी, हमने सोचा कि कल तो बहुत देर तक अपने सुलोचना से बात की है, क्यों ना पता लगाया जाए कि पूरी बातों का निष्कर्ष क्या निकला है। मास्टर जी कुछ कहे बगैर चुपचाप रह गए, परंतु दोनों कुछ ना कुछ कहते रहे। तभी कमलाबाई कहने लगी, देखो मास्टर जी, अगर आज आपने उसकी कहानी को आगे बढ़ाने को मौका दी तो कल को कोई और इस तरह के कहानियों को दोहराते रहेंगे और फिर धीरे धीरे यह सिलसिला चल पड़ेगी। किसी भी लड़का या लड़की को सिखाकर तैयार करने में कितना मुश्किल होती है, यह तो आप भली भांति समझते हो। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।